ईरान ने दी 18 अमेरिकी कंपनियों के वेस्ट एशिया मुख्यालय पर हमले की चेतावनी। आज रात गूगल, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग और टेस्ला जैसी कंपनियों पर करेंगे हमला। ट्रंप ने की जंग से भागने की प्लानिंग, फिर कहा हॉर्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं, जल्द खत्म होगी जंग। ईरान ने कहा हम भी जंग खत्म करने को तैयार, लेकिन अमेरिका और इजराइल दे हमले न करने की गारंटी। 2019 के बाद पहली बार भारत आएगा ईरान का तेल टैंकर। अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना किया था बंद। ईरान की तरफ से हमले और बमबारी जारी। खाड़ी देशों में गिरी ईरानी मिसाइलें। इजराइल ने भी ईरान में मचाई तबाही। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ईरान वार से जुड़ी इन बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को देखिए और समझिए कि जंग के मोर्चे पर चल क्या रहा है। दुनिया भर के सूचना तंत्र को खंगालने के बाद कुछ जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे एक अपील भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। अब सबसे पहले अमेरिकी कंपनियों पर हमले की चेतावनी से मचे हड़कंप की बात। आज रात वो हो सकता है जो ईरान वार में पहली बार होगा। अगर ईरान अपनी चेतावनी और धमकी को अमल में लाने में कामयाब हो गया तो वेस्ट एशिया में पहली बार कई कॉर्पोरेट टावर पर मिसाइलें गिर सकती है, ड्रोन हमले हो सकते हैं, धमाके हो सकते हैं। पहली बार बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को तबाही का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिकी कंपनियों में हड़कंप मचा है। जिस तरह से ईरान अब तक वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस तक हमले करने में बहुत हद तक कामयाब रहा है, अगर वैसे ही अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करने में सफल रहा तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि मिलिट्री बेस के पास तो वैसे भी बहुत मुस्तैदी होती है। फिर भी ईरान अमेरिकी एयरबेस पर खड़े विमानों तक के परखच्चे उड़ा चुका है। आज की रात अमेरिकी कंपनियों के लिए खौफ और बेचैनी की रात है। ईरान के IRGC ने 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की बहुत बड़ी चेतावनी दी है। IRGC ने इन कंपनियों के वेस्ट एशिया हेडक्वार्टर्स पर हमले का वक्त भी मुकर्रर कर दिया है। अगर IRGC की माने तो बुधवार 1 अप्रैल यानी आज तेहरान समय अनुसार रात 8 बजे से एप्पल, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमले किए जा सकते हैं। IRGC की टारगेट लिस्ट में HP, इंटेल, IBM और सिस्को जैसी हार्डवेयर कंपनियों के साथ साथ टेस्ला, एनवीडिया, ओरेकल, JP मॉर्गन और बोइंग जैसी कंपनियों के भी नाम हैं। IRGC का आरोप है कि इन कंपनियों ने जासूसी सेवाएं देकर ईरान के भीतर अमेरिका इजराइल के हमलों में मदद की है। IRGC की तरफ से जारी चेतावनी में यहां तक कहा गया है कि वेस्ट एशिया में मौजूद इन कंपनियों के दफ्तरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। IRGC ने इन कंपनियों के कर्मचारियों को सलाह दी है कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने वर्क प्लेस को छोड़ दें और दूर चले जाएं। इन कंपनियों के दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि वो वहां से निकलकर 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर चले जाएं। IRGC ने इन कंपनियों को अमेरिका की वार मॉन्गरिंग गवर्नमेंट से जुड़ी जासूसी संस्था बताया है। IRGC ने कहा है कि इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT सेवाएं ईरान के भीतर अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों के लिए टारगेट की पहचान करने में अहम भूमिका निभा रही है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से कहा गया है कि ईरान में हर आतंकी कार्रवाई के जवाब में इन कंपनियों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। जैसा कि ईरान इजराइल और अमेरिकी हमले को आतंकी कार्रवाई कहता है। इससे पहले ईरान ने बहरीन में अमेजॉन के डेटा सेंटर पर भी हमला किया था। ईरान का आरोप है कि रीजन में इन कंपनियों के टेक सपोर्ट से अमेरिका और इजराइल ईरान में टारगेट किलिंग कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सेना ऐसे किसी भी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर टेक और कॉर्पोरेट सेक्टर को युद्ध का टारगेट घोषित किया गया है। यह खबर आने के बाद मैंने कुछ कंपनियों के वेस्ट एशिया ऑपरेशन के बारे में जानने की कोशिश की, थोड़ा गूगल सर्च किया तो उससे जो पता चला वो भी जानिए। अब अगर वेस्ट एशिया में इन कंपनियों की मौजूदगी के हिसाब से देखें तो IRGC के संभावित टारगेट दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में इन कंपनियों के दफ्तर हो सकते हैं। गूगल का वेस्ट एशिया मुख्यालय दुबई में है। रियाद में इसकी सेल्स और बिजनेस टीम का दफ्तर है। इजराइल के तेल अवीव में गूगल R&D और AI प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है। यानी मेटा यानी फेसबुक का हेडक्वार्टर दुबई में है। इजराइल में यह टेक्निकल और AI रिसर्च टीम चलाता है। मेटा के सऊदी अरब ऑफिस से एड सेल्स और बिजनेस ऑपरेशन का काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट का भी गल्फ हेडक्वार्टर दुबई में है और अबू धाबी में क्लाउड और एंटरप्राइज सर्विसेज है। रियाद में बिजनेस और क्लाउड ऑफिस काम करते हैं, जबकि कतर और बहरीन में क्लाउड और बिजनेस पार्टनर नेटवर्क है।
ईरान के निशाने पर इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला और स्टारलिंक भी है। दुबई को टेस्ला का हब माना जाता है। यहां कंपनी के शोरूम हैं, सर्विस सेंटर है, चार्जिंग नेटवर्क है और यहीं से मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन संभाले जाते हैं। सऊदी अरब में भी टेस्ला की मौजूदगी है। रियाद में सेल्स और सर्विस नेटवर्क है। कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में भी टेस्ला के बड़े बड़े ऑफिस भले ना हो, लेकिन टेस्ला के दफ्तर हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लेकर ईरान ने पहले भी कई बार नाराजगी जताई है। ईरान ने पहले भी आरोप लगाया था कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक डिश की तस्करी करके ईरान में लगाई गई है और इंटरनेट बंद होने के दौरान गोपनीय ढंग से उसका इस्तेमाल हुआ है। अब यह देखना है कि आज रात IRGC के हमले कहां होते हैं, कितने कारगर होते हैं और होते हैं तो उन्हें कैसे नाकाम किया जाता है। हालांकि इन कंपनियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन देशों की है जहां इनके दफ्तर हैं और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तो है ही। ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा एक्टिव भी होगा, सतर्क भी होगा और संभावित हमलों से बचाव की तैयारी भी कर रहा होगा। बाकी आज की रात ही पता चलेगा कि IRGC क्या वाकई तमाम तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर इन कंपनियों पर हमले में कामयाब हो पाता है या नहीं। अब एक बड़ी खबर 7 साल बाद ईरान से भारत आ रहे तेल टैंकर के बारे में। 2019 में अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया था, लेकिन अब एक तेल टैंकर आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ईरान से चला पिंगशुन नाम का एक तेल टैंकर भारत पहुंचने के रास्ते में है। इस तेल टैंकर में करीब 6 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा है। ईरान के खार्ग आइलैंड में 4 मार्च को इस तेल टैंकर को लोड किया गया था। 4 अप्रैल तक इसके गुजरात के वडियार पोर्ट पहुंचने की संभावना है। अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली 30 दिन की छूट की वजह से 7 साल बाद ईरान से तेल टैंकर भारत आ रहा है। ईरान वार की वजह से पैदा हुए तेल संकट के बाद 21 मार्च को अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने की छूट दी थी। हालांकि इस छूट की मियाद इसी 19 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत जैसा विशाल देश अमेरिका के रहमो करम पर है। वही तय कर रहा है कि हम किससे तेल खरीदें, कब खरीदें और कब नहीं खरीदें। जहां से हमें सस्ता तेल मिलता रहा है, वहां से भी हम अमेरिका के डर से तेल नहीं खरीद पाते हैं। भले ही अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़े, उनकी शर्तों पर खरीदना पड़े। अमेरिकी दादागिरी के सामने भारत की मजबूरी मोदी राज की उपलब्धि है। 2019 के पहले इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान भारत का तीसरा बड़ा तेल सप्लायर था। रोज लगभग 3 से 5 लाख बैरल ईरानी तेल भारत खरीदता था। ट्रंप ने 2018-19 में ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए और कह दिया कि जो भी देश ईरान से तेल खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नतीजा यह हुआ कि भारत ने भी अमेरिकी दबाव में, अमेरिका के डर से ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। जबकि ईरान से भारत को डिस्काउंट पर सस्ता तेल मिलता था, सस्ती शिपिंग और इंश्योरेंस में छूट मिली हुई थी। तेल खरीदने के बाद पेमेंट के लिए 60 दिन का क्रेडिट भी मिलता था, जो कहा जा रहा बाद में 90 दिन होने वाला था। इतना ही नहीं, ईरान भारत को दूसरे देशों के मुकाबले $2 से $5 प्रति बैरल सस्ता तेल देता था। अमेरिका ने जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध थोप दिए, पेमेंट के स्विफ्ट जैसे रास्तों को बंद कर दिया, तब भारत ने ईरान को रुपए में पेमेंट करना शुरू किया। जितना भी तेल भारत ईरान से खरीदता था, उसका करीब 45% पेमेंट भारतीय करेंसी में किया जाता था। कोलकाता के यूको बैंक में ईरान का अकाउंट था। भारत की तरफ से उसी अकाउंट में भारतीय करेंसी में रुपए जमा होते थे और ईरान उन्हीं पैसों से भारतीय चावल, गेहूं, दवाइयां, टेक्सटाइल और दूसरे सामान खरीद लेता था। बाकी का पेमेंट यूरो या दूसरे रास्ते से किया जाता था। यह सिस्टम दोनों के लिए फायदेमंद था, लेकिन अमेरिकी दादागिरी के सामने मोदी राज में हमने ऐसा सरेंडर किया कि मई 2019 के बाद ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। तब यूएस में भारत के तत्कालीन राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने वाशिंगटन में दिए एक बयान में खुलेआम स्वीकार किया, वी हैव स्टॉप्ड परचेजिंग इरानियन ऑयल, दैट्स इट। यानी हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। ईरान को बड़ा झटका लगा। वो सोच रहा था कि भारत पुराना दोस्त है, रुपये वाला सिस्टम है, कुछ छूट मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। भारतीय रिफाइनरियां IOC, BPCL, HPCL ने सऊदी, इराक, UAE और अमेरिका से तेल लेना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि हमें महंगा तेल खरीदना पड़ा। पहले ईरान से 6-7 दिन में तेल आ जाता था, लेकिन दूसरे सोर्स से तेल खरीदने में और भारत पहुंचने में कई सप्ताह लगने लगे। माल भाड़ा और इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ गया। ईरान का सस्ता तेल छोड़कर हमने महंगा तेल खरीदना शुरू किया। हम इसके लिए मजबूर हुए। 56 इंच के सीने वाले मोदी अमेरिका को लाल आंख भी नहीं दिखा पाए। अब अमेरिका की मेहरबानी से ईरान से तेल खरीदने के लिए 30 दिन का विंडो मिला है, वैसे ही जैसे रूस से तेल खरीदने के लिए मिला था। अमेरिका ने डंके की चोट पर कहा कि हमने भारत को 30 दिन तक रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है और मोदी सरकार की तरफ से किसी ने भी
अमेरिका को ठोक कर जवाब देने की हिम्मत नहीं की कि तुम कौन होते हो यह तय करने वाले कि हम कब और किससे तेल खरीदें। अब बात अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के इरादों की और ताजा बयानों की। बीते 48 घंटे से ट्रंप के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका ईरान वार से निकलने का फैसला कर चुका है, बस उसे बहाना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना पल्ला झाड़कर अमेरिका भागना चाहता है। ईरान को बार बार अल्टीमेटम दे चुके ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस या कोई और देश तेल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेना चाहता है, गैस लेना चाहता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद जाए, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं। सुनिए जरा क्या कहा। We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. सबसे खास बात तो यह है कि जंग से निकलने का रास्ता तलाश रहे ट्रंप जंग जीतने के दावे तो पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब यह भी कहने लगे हैं कि हमने ईरान में रिजीम चेंज करके अपना मकसद हासिल कर लिया है। उनके मुताबिक पहले एक सरकार हटाई गई, फिर दूसरी, और अब जो लोग हैं वो पहले से कम कट्टर और ज्यादा समझदार हैं। सुनिए जरा ट्रंप को। And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable, I think much less radicalized. यानी ट्रंप अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया है। हालांकि कोई मूर्ख आदमी भी समझ सकता है कि ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई मारे गए तो उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई उनकी जगह चुन लिए गए हैं। भले ही वो अभी किस हाल में हैं, बीमार हैं, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं। मुज्तबा को अपने पिता से ज़्यादा हार्डलाइनर भी माना जाता है। ईरान की मौजूदा रिजीम वही है जैसी अयतुल्ला खामेनेई के वक्त थी। ईरान के दर्जनों लीडर्स और कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी मौजूदा रिजीम का अमेरिका के प्रति वही नफरती रवैया है जो पहले था, वही बदले का भाव है जो पहले था। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप अब किसी भी हाल में सीज फायर चाहते हैं। भले ईरान कहता रहे कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटा है, वो अमेरिका से जंग लड़ने को तैयार है, लड़ते रहने को तैयार है, और अमेरिकी शर्तों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आज ही ट्रंप का एक और बयान आया। जब तेल की कीमतों में उछाल के बारे में ट्रंप से पूछा गया कि इसका हल क्या है, तब ट्रंप का जवाब था, हमें बस ईरान से निकलना है और बहुत जल्द निकलने वाले हैं, उसके बाद हालात अपने आप संभल जाएंगे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। All I have to do is leave Iran and we'll be doing that very soon and they'll become tumbling down and stock prices were up today almost to a record. यानी ट्रंप जल्द ही जंग रोकने वाले हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ अमेरिका के मुताबिक चल रहा है तो फिर अचानक पीछे हटने की बात क्यों? ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान, इजराइल के साथ मिलकर दबाव बनाने की बात, यहां तक कि बड़े हमलों और टारगेट्स को खत्म करने के बड़े दावे किए गए। ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। ट्रंप ने कई मौकों पर ऐसा भी बयान दिया। फिर अब क्या हुआ? अब ट्रंप को अपनी स्ट्रेटजी क्यों बदलनी पड़ी? ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा? इसका जवाब तो अब ट्रंप ही दे सकते हैं। जंग खत्म करने की संभावनाओं वाले ट्रंप के बयान पर ईरान का भी जवाब आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान भी जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ गारंटी चाहिए। गारंटी ये कि ईरान के ऊपर अमेरिका या इजराइल भविष्य में फिर कभी हमला नहीं करेगा। जब जब ट्रंप की तरफ से यह बयान आता है कि हम जंग जल्दी खत्म करने वाले हैं, हम जंग खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तब तब ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के लिए कुछ शर्तों के साथ ऐसी ही गारंटी की बात आती है। खबरों के मुताबिक ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन ने यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से फोन पर बातचीत में कहा कि हम इस जंग को खत्म करने का पूरा इरादा रखते हैं, बशर्ते जरूरी शर्तें पूरी हो, ईरान की सुरक्षा की गारंटी हो, वही ऐसी गारंटी कि हमारे ऊपर दोबारा हमला न हो। पेजेश्कियन के इस ताजा बयान के मायने देखें तो ईरान भी अब इस जंग को खत्म करने को तैयार दिख रहा है, लेकिन उसके लिए उसकी भी कुछ शर्तें मानी जाए। ईरान का कहना जायज भी है। आप एक तरफ जंग खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए युद्धपोत भेजते हैं, ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की बात करते हैं, धमकी और अल्टीमेटम देते हैं, पावर प्लांट्स को तबाह की बात करते हैं। जंग और शांति की बात दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी अल जजीरा के जरिए आया है। अरागची ने एक तरह से ईरान से हो रही डील के बारे में ट्रंप के दावों को फिर खारिज किया है।
अरागची ने कहा कि अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ के जरिए कुछ संदेश मिले हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत चल रही है। अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का अनुभव कभी अच्छा नहीं रहा, इसलिए उन्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद जीरो है। अमेरिका के 15 पॉइंट्स डील पर अरागची ने कहा कि ईरान ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है, नहीं अपनी तरफ से कोई शर्त रखी है। ईरान के हिसाब से देखें तो पर्दे के पीछे अगर कोई डील हो भी रही है तो अभी मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। ट्रंप की सुने तो ऐसा लगेगा डील बस होने ही वाली है, बस हो ही गई। कभी लगेगा डील नहीं होने से बौखलाकर अमेरिका हमला करने वाला है, कभी लगेगा अमेरिका अब इस जंग से हटने का ऐलान करने वाला है, पता नहीं। वैसे भी ट्रंप भारतीय समय के अनुसार कल सुबह राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। क्या कहेंगे उसमें पता नहीं, सबकी नज़र है। हालांकि इस बीच ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हो गए। ईरान ने कल रात इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले से आग लगने की खबर आई। कतर के पास भी एक तेल टैंकर पर मिसाइल के हमले से खबर आई। यूएई के फुजैरा इलाके में भी ड्रोन के हमले में किसी के फंसने से एक मौत की खबर आई। इजराइल के कई इलाकों में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की खबर आई। इजराइल की तरफ से भी हमले की खबर आ रही है। कुल मिलाकर देखें तो इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। लेकिन अब ट्रंप राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहने वाले हैं, सबकी नज़र उस पर है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।